Good morning, everyone. Welcome in Uniqlo Study Platform. Dear student, आज हम शुरू कर रहे हैं किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो किशोर न्याय बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 है, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट एक छोटा सा वीडियो है जो पहले अपलोड किया है, जिसमें मैंने ये बताया है कि आपको जे एक्ट जो है अपना जो किशोर न्याय बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 है, इसको रीड कैसे करना है, इसको पढ़ना कैसे है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया, जिनकी प्रॉब्लम है, जिन्होंने बताया मुझे कि जे एक्ट है उनको बहुत ही हार्ड लगता है, समझने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता या फिर याद नहीं होता। तो इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो अपलोड किया कि आप जे एक्ट को टुकड़ों में डिवाइड वो कर दो, विभाजित कर दो। जैसे आप इसमें ये देखो सबसे पहले कि इसमें ना इसका बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें कितने तरह के बालक बताए हैं, कौन कौन से ऑफेंस हैं, इसमें कुछ होम बता रखे हैं, तो कौन से होम में कौन सा बच्चा रहेगा, और जो इसमें जो चाइल्ड जो बता रखे हैं, जो चाइल्ड डिफाइन कर रखे हैं, जैसे विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है एक, और एक बालक वो है जिसको खुद को ही प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो उन दोनों के लिए दो अलग अलग अथॉरिटी बनाई हुई है, एक के लिए बोर्ड बना हुआ है, एक के लिए कमेटी बनी हुई है, समिति बनी हुई है। तो इस प्रकार से आप इनको टुकड़ों में विभाजित करके अगर पढ़ेंगे जे एक्ट को, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको याद भी होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप सेकंड वीडियो देखने से पहले प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो भी देखिए, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं कि जो जे एक्ट है, अपना जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, इसका जो डेफिनेशन क्लोज है, इसका डेफिनेशन क्लोज अपने जो जितने भी माइनर एक्ट है, मेजर एक्ट है, उनमें सबसे बड़ा डेफिनेशन क्लोज जे एक्ट का ही है। इसमें टोटल 61 डेफिनेशन है। तो आज अपन कवर करेंगे इसका डेफिनेशन क्लोज। मैं आपको बताऊंगी इसमें कि कौन सी डेफिनेशन है जो कि मोर इम्पोर्टेंट है, और कौन से है डेफिनेशन जिसको सिर्फ आपको रीड करना होगा, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं जे एक्ट का सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज, ठीक है। तो इसका नाम विस्तार क्या होगा, कहाँ पे लागू होगा, ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया आपको। तो इसका नाम किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 है। विस्तार इसका संपूर्ण भारत पे है। कब से है ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, अभी संपूर्ण भारत पे। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कब से है, तो इसके लिए आपको याद करना है 31 अक्टूबर 2019 से है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत पे लागू है। और ये लागू कब से होगा, नहीं सॉरी, 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पे इसका विस्तार है। और ये इन्फोर्स कब से होगा, तो इन्फोर्स होने के लिए इसकी डेट है 15 जनवरी 2016, ठीक है। इसके बाद में अब अपन इसका डेफिनेशन क्लोज स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2। इसके साथ साथ एक माइनर एक चीज़ है जो मैं बताना भूल गई थी फर्स्ट वीडियो में। देखो अपने पास में चाइल्ड्स के लिए, बच्चों के लिए अपने पास में दो एक्ट हैं, एक अपने पास में पॉक्सो एक्ट है और एक अपने पास में जे एक्ट है। तो इन दोनों ही, कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका ये सवाल है कि मैम कि अपने पास में जब पॉक्सो एक्ट था तो जे एक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर अपने पास में जे एक्ट है तो फिर पॉक्सो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर दोनों ही एक्ट अपने पास में पहले से आईपीसी है तो इन दोनों को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि जितने भी ऑफेंस होते हैं उनके लिए क्या पनिशमेंट होगा, उसके लिए तो अपने पास में पहले से आईपीसी है। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगी, देखो पॉक्सो एक्ट में जे एक्ट, पॉक्सो एक्ट अपना, जे एक्ट और आईपीसी तीनों ही बैड एक्ट है, इनका अपना अलग अलग महत्व है, ठीक है। जो भी बच्चा, जिस भी बच्चे के साथ में, जिस भी बालक के साथ में क्या हो रहा है, खुद के साथ में ऑफेंस हो रहा है, तो सबसे पहले तो बालक कौन है। तो बालक की डेफिनेशन में अपने को पता है वो व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की, वो बालक है। इसको सारे अपने जो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, अपना अपना पॉक्सो एक्ट है, जे एक्ट है, तो सब एक्ट में से डिफाइन कर रखा है। तो बालक कौन है, 18 वर्ष से कम वाला। तो जो भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम वाला है, जिसके साथ में खुद के साथ में ऑफेंस हो रहा है, खुद के साथ में ऑफेंस हो रहा है, जिसके किसी बालक के साथ में अगर ऑफेंस किया जा रहा है, तो वो बच्चा जाएगा पॉक्सो एक्ट में, वो बच्चा पॉक्सो एक्ट से गवर्न होगा। जो भी प्रोसीजर अप्लाई होगा वो पॉक्सो एक्ट का अप्लाई होगा। जो अपना लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है 2012, वो वहाँ से गवर्न होगा, ठीक है, जिस बालक के खुद के साथ में ऑफेंस हो रहा है। इसके बाद में दूसरा, यदि कोई बालक है जो खुद ऑफेंस कर रहा है, या फिर कोई बालक है जिसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, ठीक है, खुद ऑफेंस कर रहा है तो जे एक्ट में जाएगा, ठीक है। बालक के साथ में हुआ तो जाएगा पॉक्सो में, बालक खुद कर रहा है तो आएगा जे में। अदर देन जो बालक से बड़े हैं, मतलब जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है, उसके साथ में अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो जाएगा आईपीसी में, ठीक है। तो इनमें ये मेजर डिफरेंस है कि ये तीनों एक्ट बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लोज स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 बताता है 61, इसमें डेफिनेशन है। मैन जो डेफिनेशन है वो अपन रीड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें 2 का जो ए है वो अपने को बताता है परित्यक्त बालक के बारे में। तो अपने पास में
यहाँ पे टोटल 5 तरह के बालक थे, जिसमें पहला बालक है प्रीतक्त बालक। प्रीतक्त बालक को आप इसके नाम से ही देखिए, प्रीतक्त बालक मतलब प्रीत्यक्त, त्यक्त का मतलब होता है त्यागा हुआ, मतलब ऐसा बालक जिसको त्याग दिया है, जिसको छोड़ दिया है। किसने छोड़ दिया है? 3 लोग हैं यहाँ पे देखिए, उसके जैविक माता पिता है, दत्तक माता पिता है या संरक्षक है। ठीक है, जैविक माता पिता है, दत्तक माता पिता है या संरक्षक ने उस बालक को त्याग दिया। ठीक है, और त्यागने के बाद में जो कमेटी है, जो समिति है, समिति ने जांच करने के पश्चात उसको प्रीतक्त घोषित किया है। तो प्रीतक्त बालक अपन उसको बोलेंगे जिसको उसके जैविक माता पिता है, ठीक है, जैविक है उसके, उसके दत्तक माता पिता है, उसके संरक्षक हैं। ठीक है, उसके बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स है वो है, अडॉप्टिंग जो पेरेंट्स है और उसके गार्जियन, मतलब तीनों ही हैं। उन्होंने क्या कर दिया, जो भी उसके हैं पेरेंट्स, उन्होंने उसको त्याग दिया। और त्यागने के बाद में समिति ने उसकी जांच पड़ताल की और समिति ने ये पाया कि इस बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ पे समिति ने उस बालक को प्रीतक्त बालक घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये होता है प्रीतक्त बालक 2 के ए में। इसके बाद में देखो, प्रीतक्त बालक के साथ साथ में इसका डेफिनेशन क्लोज का सेक्शन जो 2 का जो 60 है, जो 2 का जो 60 है ना, वहाँ पे बता रखा है अभ्यर्पित बालक को। ठीक है, तो पहले आप अभ्यर्पित बालक देख लीजिए, क्योंकि इसके साथ लिंक हो जाएगा वो। देखिए, प्रीतक्त बालक में नाम से अपने को पता चल रहा था त्यागा हुआ बालक प्रीतक्त। ठीक है, अभ्यर्पित बालक, अभ्यर्पित का मतलब होता है अर्पित, अर्पित कर रहे हो आप खुद। ठीक है, सरेंडर चाइल्ड, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सरेंडर चाइल्ड। ठीक है, तो अर्पित बालक वो होता है जिसको, ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसको उसके माता पिता ने, गार्ड उसके पेरेंट्स ने, जो बायोलॉजिकल उसके पेरेंट्स हैं उन्होंने, या फिर उसके संरक्षक ने, अगर उसका कोई गार्जियन है उसने, शारीरिक है, कोई भी शारीरिक कारण हो सकता है उनका, भावनात्मक कारण हो सकता है, या कोई सामाजिक कारण हो सकता है। सामाजिक, ये 3 कारण है, या तो कोई शारीरिक है, भावनात्मक है, सामाजिक कारण की वजह से उन्होंने उस बच्चे को अपने कंट्रोल से, अपने नियंत्रण से परे कर दिया। किसके सामने किया? समिति के सामने। खुद ने उन्होंने समिति के सामने जाके अपने बच्चे को त्याग दिया, उनको सरेंडर कर दिया। और उस समिति ने क्या किया, उस बच्चे को इस रूप में डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया कि ये जो चाइल्ड है ये ऐसा है जिसको कि इसके पेरेंट्स ने, इसके पेरेंट्स है, इसका जो भी गार्जियन है उसने हमें सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो वो अभ्यर्पित बालक है। तो प्रीतक बालक 2 के ए में है, और जो अभ्यर्पित बालक है, सरेंडर चाइल्ड, वो 2 के क्लोज 60 में है। नाम से आपको पता चल जाना चाहिए। प्रीतक, त्यक्त का मतलब त्यागा हुआ, जिसके उसको देखो वहाँ पे 3 है, 3 पेरेंट्स है उसके, देखो माता पिता है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उसके, अडॉप्टिव पेरेंट्स है उसके, और उसके गार्जियन है। उन्होंने उसको त्याग दिया, छोड़ दिया, मतलब कोई बच्चा ऐसा पाया गया है जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। समिति ने जांच पड़ताल की और समिति ने जांच करके उसको डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई ये बच्चा कौन है, ये प्रीतक्त बालक है। उसके बाद अभ्यर्पित बालक, अर्पित, सरेंडर किया, किस किसने किया? यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको यहाँ पे रटना नहीं है, क्योंकि देखो प्रीतक्त बालक में माता पिता था, संरक्षक था और गार्जियन वो था, अडॉप्टिंग पेरेंट्स थे, दत्तक माता पिता थे। अभ्यर्पित बालक में ओनली माता पिता और संरक्षक है, यहाँ पे अडॉप्टिंग पेरेंट्स नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे अडॉप्टिंग पेरेंट्स होते तो फिर वहाँ यहाँ पे इस सेक्शन का मतलब ही नहीं था भाई। जिस बच्चे को आपने अडॉप्ट ही कर दिया है और वो उसके अडॉप्टिंग पेरेंट्स हैं, तो फिर उनकी तो यहाँ पे ड्यूटी बनती है ना कि भाई वो अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखे। और अडॉप्ट, अगर कोई बच्चा है जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है, तो उसके जो अडॉप्टिंग पेरेंट्स हैं उनकी पहले फिजिकल कंडीशन क्या है, उनकी क्या, उनका सोशल स्टेटस क्या है, इसकी पहले से ही इंक्वायरी की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अडॉप्टिंग पेरेंट्स नहीं आएंगे। अभ्यर्पित बालक में जो सरेंडर, जो जिस चाइल्ड को सरेंडर किया जा रहा है, किस वजह से, कोई शारीरिक कारण है, भावनात्मक है, सामाजिक कारण है, इसके लिए, इस वजह से समिति के सामने, कमेटी के सामने त्यागा जा रहा है कि भाई हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम इस बच्चे का पालन पोषण कर सके, इसलिए हम अपने बच्चे को आपको सौंप रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, अभ्यर्पित बालक। इसके बाद में तीसरा बालक, 2 डेफिनेशन अपनी हो गई, प्रीतक्त बालक हो गया, अभ्यर्पित। अब दूसरी डेफिनेशन देखो, धारा 2 का क्लोज 2 दत्तक ग्रहण, अडॉप्शन के बारे में बात करता है। इस एक्ट का एक पूरा चैप्टर है जो अडॉप्शन के बारे में बात करता है, उसको अपन आगे अच्छे से डील करेंगे। अभी अपन यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखते हैं कि अडॉप्शन क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा प्रोसीजर है जिसे आप अडॉप्शन बोलोगे। देखो, अडॉप्शन एक, दत्तक ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि इसके माध्यम से जो दत्तक बालक है, जिस बालक को अडॉप्ट किया गया है, वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, अपने जैविक माता पिता से स्थायी रूप से देखिए हमेशा के लिए अलग कर दिया जाता है। और वह अपने दत्तक माता पिता का ऐसे सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों, उत्तरदायित्वों सहित जो किसी जैविक बालक से जुड़े हैं, विधिपूर्ण बालक बन जाता है। ठीक है, अडॉप्शन का मतलब होता है, अडॉप्शन एक ऐसा प्रोसीजर है, इसमें क्या होता है, कोई भी जो बालक है, ठीक है, जैसे मानो ए है,
ए को क्या किया जा रहा है, बी को अडॉप्ट किया जा रहा है, ए है उसको बी को दिया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है। तो जो ए को जब बी को जब अडॉप्ट किया जाएगा, ए जो बालक है उसको जब बी को दिया जा रहा है, तो ए अपने उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं जिन्होंने उसको जन्म दिया है, उन पेरेंट्स से हमेशा के लिए स्थायी रूप से अलग हो जाएगा। और जो बी जो उसको अडॉप्ट कर रहा है ना, उसके साथ में उसके जो भी राइट्स है, उसके जो भी अधिकार है, उसके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सब के लिए उसका क्या हो जाएगा, वो उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड हो जाएगा, उनका विधिपूर्ण बालक बन जाएगा वो। ठीक है, तो ये होता है दत्तक ग्रहण। धारा 2 की क्लोज 2 में है। तो इसका 2A भी मोस्ट है, 2 भी मोस्ट है, 260 अपने रेट किया। इसका जो सेक्शन का धारा 2 का क्लोज जो 3 है दत्तक ग्रहण विनियम, आप इसको रहने दीजिए। ठीक है, इसके बाद में इसका धारा 2 का जो क्लोज 4 है, इसको देखो यहाँ से रिपील, यहाँ से इसको ऑमिट कर दिया है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन थी वो थी प्रशासक की डेफिनेशन। अब आपका प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो अपना जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें 2021 में बहुत सारे संशोधन हुए हैं। तो इसका जो धारा 2 का क्लोज जो 4 है, इसमें पहले प्रशासक की डेफिनेशन थी, तो प्रीलिम्स में बन सकते हैं कि कौन सी डेफिनेशन है यहाँ से जो हटाई गई है, तो वो है प्रशासक की, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड यहाँ से ये बन सकता है देखो कि ये जो प्रशासक की डेफिनेशन है ये यहाँ से डिलीट की गई है, रिपील की गई है, ये क्या किया गया है, तो जो प्रशासक की डेफिनेशन है वो यहाँ से ओमिट की गई है, उसका लोप किया गया है 2021 के संशोधन से। ठीक है, तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, पर ये पूछा जा सकता है कि कौन से संशोधन से इस डेफिनेशन को ओमिट किया गया है यहाँ से, तो 2021 के संशोधन से। ठीक है, इसके बाद में इसकी डेफिनेशन है वेरी वेरी मोस्ट, पश्चातवर्ती देखरेख। इंग्लिश में देखिए आप इसको आफ्टर केयर। आफ्टर केयर क्या होती है, आफ्टर केयर नाम से पता चल रहा है कि बाद की देख रेख, लेकिन किस टाइम के बाद की देख रेख की बात कर रहा है ये अपन देखते हैं। देखिए आफ्टर केयर का मतलब क्या होता है ना। तो आफ्टर केयर का मतलब ये होता है, अपने अपने लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँगी। आफ्टर केयर का मतलब ये होता है, मानो कोई बालक है जिसने जेजे एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस किया, मतलब कोई बच्चा है, कोई बालक है जो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है, किसी लॉ का कोई वायोलेशन किया, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है। जैसे ही उस बालक को पकड़ा गया, उसको लाया गया है, निरुद्ध किया गया है, गिरफ्तार किया गया, जो भी कुछ हुआ है, उसके बाद में उस बच्चे को जैसे ही यहाँ पे विधि का उल्लंघन किया, उसको पेश किया गया बोर्ड के सामने, और जब बोर्ड के सामने उसको पेश किया तो भाई 18 साल से कम का बालक, इसलिए आप उसको कारागार में तो डाल नहीं सकते। तो आपने क्या किया, उसको उस बालक को किसी भी घर के सामने, जो भी प्लेस अपने को डेफिनेशन क्लोज में, या फिर जो अपने पास में 5 यहाँ पे प्लेस है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि कौन सा प्लेस में कौन सा बालक रहेगा, तो मानो उस बच्चे को आप कारागार में, जेल में तो डाल नहीं सकते। तो आपने क्या किया, उस बालक को किसी भी प्लेस में, कोई भी सुरक्षित स्थान है, संप्रेषण स्थान है, विशेष स्थान है, इन तीनों में आपने उसको रखा। ठीक है, अब आपने उसको कब तक रखा, आपने उसको तब तक रखा जब तक कि वो बच्चा क्या करता है, 18 साल की आयु या 21 साल की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। 21 साल की आयु प्राप्त करने के बाद में भी अगर उसकी कस्टडी में रहने की अवधि शेष है, तो फिर आप उसको क्या क्या करोगे, आप उसको कारागार में उसका ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है, सेक्शन 18 का क्लोज 3 बताता है आपको अपने को कि भाई 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद में अपन उसको क्या करेंगे, उसको उसका अंतरण कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, विशेष न्यायालय के सामने, ऐसा कुछ है, ऐसा है 18(3) में। तो आफ्टर केयर ये कहता है कि वो जो भी बच्चा, ठीक है, उन व्यक्तियों की जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली, 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली लेकिन 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, और जिन्होंने समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए किसी संस्थागत देखरेख का त्याग कर दिया, वित्तीय और अन्य सहायता का उपबंध किया जाना अभिप्रेत है। ठीक है, मतलब कोई बालक है जिसने विधि का उल्लंघन किया, उसको आपने क्या किया, किसी भी घर के अंदर संप्रेषण करा है, सुरक्षित स्थान या विशेष घर में आपने उसको रखा। अब वहाँ पे जब रहते रहते उस बच्चे ने क्या किया, अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली लेकिन 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की। अब वो बालक क्या करना चाहता है, वो बालक समाज की मुख्य धारा में जुड़ना चाहता है। भाई समाज में तो वो जुड़ना चाहेगा ना बाद में, तो जब समाज में जुड़ना चाहता है तो अब उसको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए। ठीक है, या फिर कुछ अन्य उसको सहायता चाहिए। तो समिति को, जब बच्चा, कोई भी बच्चा किसी भी घर को छोड़ के जा रहा है, जब अपनी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने, उसके बाद में जब आप उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हो या अन्य उसकी कोई हेल्प कर रहे हो ना, उसको आफ्टर केयर बोलते हैं। तो इसको धारा 2 की क्लोज 5 में बता रखा है, मोस्ट डेफिनेशन है। ठीक है, और ये इसकी नंबरिंग भी पूछी जा सकती है, इसका अंदर का मैटर भी 2-3 नंबर में आ सकता है कि, है ना, आफ्टर केयर से क्या अभिप्रेत है, आफ्टर केयर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप इसका जो सेक्शन नंबर है प्राधिकृत विदेशी दत्तक, आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट डेफिनेशन अपन रीड कर रहे हैं, जो भी डेफिनेशन अपन पढ़ रहे हैं वो वेरी वेरी मोस्ट है, तो अपने को यही डेफिनेशन अपने को रीड करनी है। बाकी जो डेफिनेशन है उनकी नंबरिंग और उनका टाइटल जरूर आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद में अपन 7 नंबर डेफिनेशन छोड़िए, अब 8 नंबर देखिए, भीख मांगना। ठीक है, भीख मांगने से क्या अभिप्रेत है, किसको कहेंगे भीख मांगना। भीख मांगने से देखो यहाँ पे इसके 2 पॉइंट हैं, दो
पॉइंट में डिवाइड कर लीजिए आप इसको। 2 पॉइंट है इसके। कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है, कोई बालक भीख मांग रहा है, ये अपन कब कहेंगे? तो देखिए, या तो कोई बालक है जो क्या कर रहा है, पब्लिक प्लेस पे लोक स्थान के ऊपर भिक्षा की याचना कर रहा है, या भिक्षा प्राप्त कर रहा है, या किसी प्राइवेट परिसर में भिक्षा की याचना कर रहा है, या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश कर रहा है, चाहे वो किसी भी बहाने से हो। 2 पॉइंट है इसके। पहला पॉइंट कह रहा है कोई भी बच्चा है, कोई भी बालक है जो क्या कर रहा है, पब्लिक प्लेस पे, जैसे अपन देखते हैं ना रोड पे, तो पब्लिक प्लेस पे या तो भिक्षा की याचना कर रहा है, भीख मांग रहा है, या फिर उसको प्राप्त कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट परिसर है तो वहाँ पे क्या कर रहा है, भिक्षा की याचना कर रहा है और उसको प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश भी कर रहा है, ठीक है। ध्यान देना आपको, लोक स्थान पे प्रवेश करने का तो कोई मतलब है ही नहीं ना, लेकिन प्राइवेट स्थान पे क्या कर रहा है, वो भीख मांगने के प्रयोजन के लिए प्रवेश कर रहा है, चाहे उसके लिए उसके पास में कोई भी बहाना हो, तो अपन क्या कहेंगे, वो क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है, पहला। दूसरा क्लोज इसका ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति, कोई बालक क्या कर रहा है, भिक्षा भीख मांगने के लिए, भिक्षा अभिप्राप्त करने के लिए, या फिर उसको उद्यापित करने के लिए, लेने के लिए, ठीक है। अभिप्राप्त करना और लेने के लिए उद्देश्य से वो क्या कर रहा है, या तो खुद पे, या तो अपना है, या उसके साथ में कोई अन्य व्यक्ति है, या फिर कोई जीव जंतु है। उन अपना है, अन्य व्यक्ति का है, जीव जंतु का है, कोई व्रण दिखाता है, कोई घाव दिखाता है, क्षति दिखाता है, अंग विकार दिखाता है, या कोई रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अपन अगर ये दोनों पॉइंट की कंडीशन फुलफिल होगी तो अपन ये कहेंगे कि वो बालक क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है, ठीक है। इसके साथ में अपने पास में आगे सेक्शन भी है, जो अपना पनिशमेंट वाले जो सेक्शन है वहाँ पे सीधे एक सेक्शन लिखा हुआ है, वहाँ पे सेक्शन अपना 76 बात करता है उसके बारे में, कि भिक्षा अभिप्राप्त करने के लिए आप, भिक्षा अभिप्राप्त करने के उद्देश्य से आप किसी बच्चे के साथ में अपराध कर रहे हैं, उससे भिक्षा, उसके शरीर का अंग भंग करके आप उससे भिक्षा मंगवा रहे हैं, तो उसके लिए सेक्शन 76 है, वो अपन बाद में रीड करेंगे। अभी अपन देखते हैं धारा 2 का क्लोज 8 बताता है भिक्षा मांगना, इसके 2 क्लोज है, ठीक है। इसके बाद में इसका है सेक्शन धारा 2 का क्लोज 9, जो बोलता है बालक का सर्वोत्तम हित, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। बालक का सर्वोत्तम हित किस चीज़ को कहेंगे, तो इसको आप अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं। नंबरिंग इसकी याद रखनी है आपको। तो कौन सी चीज़ है जो बालक के बेस्ट इंटरेस्ट में है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बालक के जो भी मूलभूत अधिकार है, उसकी आवश्यकताएं हैं, उसका सामाजिक कल्याण है, उसका भौतिक भावनात्मक विकास है, आदि के बारे में, आदि जो चीज़ें हैं वो उस बालक का सर्वोत्तम हित होगी, बेस्ट इंटरेस्ट होगी। इनका ये एक आधार वो चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो धारा 2 के क्लोज 9 में है, ठीक है। फिर है धारा 2 का क्लोज 10 है, जो कि बोर्ड के बारे में बात करता है, ठीक है। तो जो बोर्ड है उसका सिर्फ इसने यहाँ पे इतना सा उल्लेख किया कि बोर्ड से धारा 4 के दिन गठित किशोर न्याय बोर्ड अभिप्रेत है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, देखो अपने पास में यहाँ पे दो अथॉरिटी है, एक अपने पास में बोर्ड है, एक अपने पास में कमेटी है, ठीक है। तो बोर्ड का मतलब सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि इनको दो अथॉरिटी बनाने की आवश्यकता ही क्यों है। तो अथॉरिटी बनाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो बच्चा विधि का उल्लंघन कर रहा है उस बच्चे को आप बोर्ड के सामने पेश करेंगे, और जो बच्चा खुद ही प्रोटेक्शन वाला बच्चा है उसको अपन समिति के सामने पेश करेंगे। तो बोर्ड है उसको सेक्शन 4 में डिफाइन कर रखा है अब, ठीक है। तो अपन सेक्शन 4 जब अपन इसका चैप्टर सेक्शन 4 से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे अपन पूरा सेक्शन 4 से लेकर 26 तक इसका दे रखा है बोर्ड के बारे में, अपन वो बहुत ही अच्छे से उसको डील करेंगे, ठीक है। अभी अपन डेफिनेशन कवर कर दें तो आपको ये सेक्शन 11 है, इसका 11 क्लोज है, इसका ये भी नहीं पढ़ना। 12वां देखिए, 12वां है बालक को बता रहा है, तो बालक कौन होगा, वो व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, ठीक है। तो देखिए धारा 2 का क्लोज 12 बताता है बालक के बारे में, और जो धारा 2 है उसका क्लोज 35 बताता है किशोर के बारे में। यहाँ पे बालक और किशोर दोनों को अलग अलग डिफाइन कर रखा है। जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की वो बालक है, और जो 18 वर्ष से कम आयु का है वो किशोर है, ठीक है। 2 के क्लोज 35 में नंबरिंग याद रखनी है, बालक को डिफाइन किया 2 के 12 में, किशोर को डिफाइन किया 2 के 35 में, ठीक है। इसके बाद में इसकी 13 नंबर डेफिनेशन वेरी वेरी मोस्ट है, 13 14, ठीक है। 13 बोलते, अब देखो, अब मैंने बताया 2 है यहाँ पे बालक, 2 ऑफेंस है, 2 सॉरी अथॉरिटी है यहाँ पे, कमेटी है और बोर्ड है। तो जो बच्चा विधि का उल्लंघन कर रहा है उसको अपन बोर्ड के सामने पेश कर रहे थे। अब अपन ये देखते हैं कि कौन सा बच्चा है जिसको अपन ये कह रहे हैं कि उसने विधि का उल्लंघन किया है। तो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से अभिप्रेत है जिसके बारे में ये अभिकथन किया है या पाया जाता है कि उसने कोई अपराध किया है, ठीक है। और अपराध करने की तारीख को वो 18 वर्ष की आयु से कम है, 18 वर्ष की आयु उसने पूरी नहीं की, तो वो कौन होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसने क्या किया, जिसके बारे में कोई भी बालक जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने क्या किया है, उसने विधि का उल्लंघन किया है, ठीक है।
और विधि का उल्लंघन किया और जब उसने अपराध किया है, कोई भी बालक जिसने अपराध किया है और जब अपराध किया तो वो 18 वर्ष से कम आयु का है, तो अपन बोलेंगे उसको विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। इसके लिए प्रोसीजर कहाँ पे है? इसके लिए प्रोसीजर अपना सेक्शन 4 से, धारा 4 से शुरू होकर 26 तक है, ठीक है। इसके बाद में इसमें 14 नंबर है इसका, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। ये डेफिनेशन आपके मेंस में आराम से आ सकती है, मेंस का इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सेक्शन 14, और क्योंकि काफ़ी बड़ा सेक्शन है ये। तो देखिए अपन ने प्रीतक बालक देखा, अभ्यर्पित बालक देखा, बालक को देखा, किशोर है, विधि का उल्लंघन करने वाला देखा, अब है इसके देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। ऐसे डेफिनेशन बहुत बड़ी है लेकिन हम इसको पॉइंटों में डिवाइड कर लेंगे तो बहुत ही ईजिली अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन वाला बालक कौन सा होगा? टोटल इसके 12 क्लोज बताए हुए हैं सेक्शन 14 में। देखिए पहले तो वो बालक, जो बालक क्या हो रहा है, जिस बालक के बारे में, ऐसा कोई बालक है जिसके बारे में ये पाया जा रहा है कि ना तो उसके पास में घर है, ना ही उसके पास में कोई निश्चित निवास स्थान है, और ना ही उसके पास में जीविका यापन के कोई साधन है, दृश्यमान साधन है, नेसेसरी उसके पास में सोर्स नहीं है जीवन यापन के, तो उस बच्चे को बोलेंगे अपन देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। आगे जो 12 इसके जो क्लोज दे रखे हैं, किसी भी क्लोज में अगर कोई बच्चा फिट हो रहा है, कोई भी बच्चा है जिसकी इन क्लोज के अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन है, तो अपन वहाँ पे ये मानेंगे कि इस बच्चे को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो वो कौन कौन से बच्चे देखिए, सबसे पहले तो वो बच्चा, वो बालक जिसके पास में ना तो घर है, ना रहने का कोई, ना तो कोई घर है, ना निवास स्थान है, ना ही उसके पास में जीवन यापन के लिए जो नेसेसरी जो चीज़ें चाहिए ना वो है, ठीक है। तो पहला वो बालक है। दूसरा ऐसा कोई बालक है जिसने क्या किया, या तो इस अधिनियम के उपबंधों का या किसी अन्य विधि के उपबंधों का उल्लंघन किया है या भीख मांगता हुआ पाया गया है, तो उसके बारे में बोलेंगे उसने वो क्या है, प्रोटेक्शन वाला बालक है। या फिर तीसरा इसका वेरी वेरी मोस्ट देखिए कि कोई बालक है, कोई बालक जिसके साथ में, कोई व्यक्ति जिसके साथ में बालक रहता है, वो व्यक्ति इस प्रकार का है कि उस व्यक्ति ने क्या किया, उस बालक को क्षति पहुंचाई है, उस बालक को क्षति पहुंचाई है, उस बालक का शोषण किया है, दुरुपयोग किया है, उपेक्षा की है, या फिर अन्य कोई अतिक्रमण किया है, ठीक है। मतलब कोई बालक है जो अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं रह के किसी और के साथ में रह रहा है, या फिर हो सकता है बालक का संरक्षक भी हो, गार्जियन भी हो, गार्जियन है या कोई अन्य व्यक्ति जिसके साथ में बालक रह रहा है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने क्या किया, उस बालक को क्षति पहुंचाई है, उसका शोषण किया, दुरुपयोग किया, उपेक्षा की, अतिक्रमण किया, ठीक है। या फिर वो व्यक्ति इस प्रकृति का है, उसका नेचर इस प्रकार का है कि उसने उस बालक को मारने की, क्षति करने की, शोषण करने की धमकी दी है, और इस चीज़ की युक्त संभावना है कि वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। या फिर उस व्यक्ति ने अन्य बालक या अन्य बालकों का वध किया है और युक्त संभावना है कि वो उस बालक के साथ में भी ऐसा कर सकता है, तो वो प्रोटेक्शन वाला बालक है, ठीक है। फिर इसके बाद में कोई बालक इस प्रकार का है कि जो मानसिक रूप से बीमार है या फिर शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है, या फिर वो बच्चा किसी असाध्य या घातक रोग से पीड़ित हो रखा है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उसके माता पिता संरक्षक तो है लेकिन वो उसकी देखरेख करने में असमर्थ है, ठीक है। तो वो बच्चा भी कौन सा बच्चा है, वो भी प्रोटेक्शन वाला बच्चा है, ठीक है। इसके बाद में उसका कोई माता पिता या कोई संरक्षक है, लेकिन उसके माता पिता संरक्षक क्या हुआ, समिति या बोर्ड ने उनको अयोग्य असमर्थ पाया कि उसके माता पिता पेरेंट्स और गार्जियन तो है लेकिन वो उसकी देखरेख नहीं कर सकते, तो वो भी प्रोटेक्शन वाला बालक है। इसके बाद में कोई बालक ऐसा है जिसको कि उसके पेरेंट्स ने परित्याग कर दिया या फिर उसका अपहरण कर दिया, सेक्शन धारा 2 का क्लोज ए और 2 का क्लोज 60, तो आप उसको भी बोलोगे कौन है वो अब प्रोटेक्शन वाला बालक है। या फिर कोई बालक ऐसा है जो गुमशुदा है या भागा हुआ बालक है, तो वो भी प्रोटेक्शन वाला बालक है। या फिर कोई बालक है जिसके साथ में क्या हुआ है, लैंगिक दुर्व्यवहार हुआ है, कोई अवैध कार्य में वो अवैध कार्यों के प्रयोजनों के लिए उसका दुर्व्यवहार हुआ है, परपीड़न हुआ है, तो वो भी प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन वाला बालक है। या कोई बच्चा है जो किसी असुरक्षित स्थान पे पाया गया है, या किसी भी एनडीपीएल कोई भी मादक पदार्थ है, कोई भी अवैध व्यापार है उनमें लिप्त है, या फिर किसी बालक के साथ में उसके लोकात्मा विरुद्ध अभिलाभों के लिए काम किया जा रहा है, या कोई सशस्त्र संघर्ष या सिविल उपद्रव है, या किसी प्राकृतिक किसी भी आपदा से पीड़ित है, या कोई बालक इस प्रकार का है जो विवाह की आयु प्राप्त करने से पहले ही विवाह के आसन जोखिम में है, जिसके माता पिता हैं, कुटुंब के सदस्य है, संरक्षक है, या अन्य व्यक्ति उसके विवाह के अनुष्ठापन के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है। तो देखिए धारा 2 का क्लोज 14 बताता है अपने को देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। इसमें टोटल अपने को 12 क्लोज बताए हैं। सारे क्लोज अपन ऊपर नीचे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि अपन नंबरिंग से ही लिखें, लेकिन इसके क्लोज अपने को याद होने चाहिए। इजी इजी है क्लोज अपन यहाँ पे कि भाई कोई बच्चा है जो अपने इसके पास में कोई रहने का ठिकाना नहीं है, या फिर जिसके उसके पास में नेसेसरी चीज़ें नहीं हैं, या फिर कोई बालक है जिसको क्या कि
उसके पास में रहने का, या फिर कोई बालक है जिसने किसी विधि का उल्लंघन कर दिया, भीख मांगता हुआ पाया जा रहा है, या कोई बालक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में रहता है जो उसका शोषण करता है, दुरुपयोग करता है, उपेक्षा करता है, उसको मारने की संभावना है, अन्य बालकों को पहले मारा है, वध किया है, या फिर कोई बालक ऐसा है जिसके माता पिता तो है लेकिन वो उसको उसके देख रेख करने में असमर्थ है, या कोई माता पिता ने उसको सरेंडर कर दिया हो, या किसी बालक के साथ कोई बालक भागा हुआ बालक है, या किसी बालक के साथ में लैंगिक दुर्व्यवहार हुआ हो, असुरक्षित पाया गया हो, किसी लोग उसकी कोई प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है, या फिर उसकी विवाह की आयु प्राप्त करने से पहले ही वो विवाह के आसन जोखिम में है। देखिए वेरिएंट यहाँ पे ये जो क्लोज है इसका, धारा 2 का क्लोज 14 का जो क्लोज है 12, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में कि ऐसा बालक जिसने विवाह की आयु प्राप्त नहीं की और वो इस खतरे में है कि उसका विवाह का अनुष्ठापन किया जा सकता है, तो यहाँ पे इस बालक को भी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक माने हैं। ठीक है, 2 के क्लोज इसमें सॉरी ये 14 जो धारा 2 का क्लोज 14 है जो विधि का इसकी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक का उल्लेख करता है, उसका क्लोज 12 अपने को ये बताता है। ठीक है, इसके बाद में इसकी डेफिनेशन है बालक हितैषी। तो बालक हितैषी इसका मतलब है कि चाइल्ड फ्रेंडली, तो बच्चे के साथ में उसका आचरण है, पद्धति है, प्रक्रिया है, जो वातावरण जो है या बिहेव जो बात किया जा रहा है वो बालक के श्रोतम हित में होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ रीड करके आप छोड़ सकते हैं इसको। इसके बाद सेक्शन इसकी ये 16, 17, 18 ये आप रहने दीजिए। इसके बाद में बालक घर हैं अपन जब इसके प्लेस जब रेड करेंगे तो उसके साथ में अपन ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसकी डेफिनेशन देखिए 20 बालक न्यायालय। तो बालक न्यायालय से हम चिल्ड्रन कोर्ट किसको बोलेंगे? देखिए, बालक न्यायालय से वो न्यायालय अभिप्रेत है मानो या तो कोई बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के दिन कोई न्यायालय स्थापित किया हुआ है। ठीक है, अब बालक न्यायालय किसको बोलोगे? तो या तो कोई बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के दिन कोई न्यायालय स्थापित कर रखा है तो अपन उसको बोलेंगे। लेकिन मानो अगर बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में कोई न्यायालय एस्टेब्लिश नहीं किया है तो फिर क्या होगा? तो फिर जो कोर्ट आपने पॉक्सो एक्ट में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में स्थापित किया है वो होगा। और अगर आपने वहाँ भी नहीं किया, वैसा भी कोई न्यायालय स्थापित नहीं है, ना बालक न्यायालय के अधीन है ना पॉक्सो एक्ट के अधीन है, तो फिर कौन होगा? तो फिर जो कोर्ट होगा वो होगा सेशन न्यायालय। ठीक है, 2 की क्लोज 20 में नंबरिंग याद रखनी है और इसका अंदर का मैटर 3 है यहाँ पे। ठीक है, बालक न्यायालय के अधीन है, पॉक्सो एक्ट में है, दोनों ही नहीं है तो फिर सेशन कोर्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में आप ये देखिए इसका सेक्शन 22 है ये। तो 22 ये समिति की बात कर रहा है। समिति जो है वो सेक्शन 27 में है, प्रोटेक्शन वाले बालक के लिए है। जब अपन इसकी अथॉरिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डील करेंगे। अभी अपन डेफिनेशन क्लोज कवर कर रहे हैं ना, इसलिए अपन अब वहाँ के रीड नहीं कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये इसका है मोस्ट ये डेफिनेशन। देखिए, न्यायालय की परिभाषा 2 जगह यहाँ पे, एक तो बोल रहा है बालक न्यायालय जो कि 2 के पीस में है, एक बोल रहा है यहाँ पे कि न्यायालय क्या होगा, कौन से जो है इसको कोर्ट बोलेंगे, न्यायालय बोलेंगे। ठीक है, संस्था को। तो न्यायालय से यहाँ पे सिविल न्यायालय अभिप्रेत है, न्यायालय से सिविल न्यायालय अभिप्रेत है जो क्या कर रहा है, दत्तक ग्रहण और सरक्षता के मामलों में अधिकारिता प्राप्त है। सिविल न्यायालय अभिप्रेत है। और कौन सा सिविल न्यायालय? जिसको अडॉप्शन के मैटर में और गार्जियनशिप के मैटर में जुरिडिक्शन है। और इस सिविल कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से न्यायालय आते हैं? इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आएगा, फैमिली कोर्ट भी आएगा और सिटी सिविल कोर्ट भी आएगा। ठीक है, सिविल न्यायालय अभिप्रेत है। और सिविल न्यायालय कौन सा? जिसको अडॉप्शन और ये गार्जियनशिप के मामलों में इसको जुरिडिक्शन है, और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, सिटी सिविल कोर्ट भी आएगा। ठीक है, तो 2 के क्लोज 23 में है। इसके बाद में इसका है डेफिनेशन चॉइस में। देखिए अब शारीरिक दंड क्या होता है? शारीरिक दंड से ऐसा दंड अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बालक को शारीरिक दंड देना अभिप्रेत है जिसमें किसी अपराध के लिए प्रतिशोध के रूप में या बालक को अनुशासित करने या सुधारने के प्रयोजन के लिए जानबूझकर पीड़ा पहुंचाना अंतर्वलित है। ठीक है, शारीरिक पीड़ा का मतलब ये होता है कि आप उस बच्चे में क्या करना चाहते हो? आप उस बच्चे को अनुशासन में लाना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, इसलिए आप उस बच्चे को असहनीय पीड़ा दे रहे हो। और इस असहनीय पीड़ा को क्या बोलते हैं? शारीरिक दंड बोलते हैं। धारा 2 के क्लोज चॉइस में बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में आप इसका सेक्शन 25, 26 ये छोड़ सकते हैं। आगे देखिए, इसके बाद में इसके जो फिट पर्सन है, फॉस्टर केयर है, ये अपन आगे रीड करेंगे। गार्जियन है इसका, ये सब देखेंगे अपन आगे डेफिनेशन क्लोज। इसका धारा 2 का क्लोज 33 है, जघन्य अपराध, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके 3 ऑफेंसेस यहाँ पे लघु अपराध है, जघन्य अपराध है, गंभीर अपराध है, तीनों को डिफाइन किया है वहाँ पे। तो 2 नंबरिंग देखनी है, अंदर का मैटर भी देखना है 3 ऑफेंस का। ठीक है, इसके बाद में इसका किशोर अपन ने रीड कर लिया। बालक के सामने जो 18 वर्ष से कम आयु का है वो बालक है। और
संप्रेषण घर है, ये सब घर जो भी इसमें 5 तरह के जो घर बताए ना अपन, ये शेल्टर होम है जो भी है, तो इनको अपन आगे रीड करेंगे। अनाथ की डेफिनेशन अपने फर्स्ट वीडियो में कवर की थी, अनाथ किसको बोलेंगे, तो नंबरिंग भी देखनी है, अंदर का मैटर भी देखना है। धारा 2 के क्लोज 42 में दे रखा अपने को अनाथ कौन होता है। इसके बाद में पेटी ऑफेंस अपन ने देख लिया था, ठीक है। पेटी ऑफेंस के बाद में इसके घोर अपराध है, धारा 2 के क्लोज 54 में, ये अपन ने रीड किया था। इसके बाद में स्पेशल होम है, इसका स्पेशल होम भी कर लिया। और अभ्यर्पित बालक अपन ने कवर किया। इसके बाद में सेक्शन 61, सेक्शन इसका क्लोज 61 देखिए। यहाँ पे अपने बहुत सारे क्रिमिनल माइनर एक्ट है जिनमें जो इसका हर डेफिनेशन क्लोज में एक शब्द पद के नाम से एक परिभाषा है। तो उस शब्द पद का मतलब ये है कि भाई जिन भी शब्दों को हमने इस पैरा एक्ट में यूज़ किया है लेकिन हमने उनको डिफाइन नहीं किया, ठीक है, तो आप उनका अर्थ कहाँ से लोगे। तो उनके लिए उन्होंने कोई स्पेशल कोई ना कोई माइनर एक्ट या मेजर लॉ बता रखा है कि आप इसका अर्थ यहाँ से CPC से ले लीजिए, या CRPC है, IPC है, इनसे ले लीजिए। लेकिन जो JJ का जो शब्द पद है, धारा 2 का क्लोज जो 61 है, ये शब्द पद इसमें ये कहा गया है कि इस अधिनियम में जो भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं लेकिन जिनको परिभाषित नहीं किया गया है, तो उनका अर्थ कहाँ से लोगे, तो उनका अर्थ आप किसी भी अधिनियम से ले लीजिए। इसलिए स्पेसिफिक अपने को कोई डायरेक्ट नहीं बताया कि आप CRPC से लीजिए, IPC, आप किसी भी अधिनियम से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कवर होता है, पूरा होता है यहाँ पे। और एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ आपको कौन कौन से डेफिनेशन है जो वेरी वेरी मोस्ट जो अपन रीड करेंगे। सिर्फ इसमें मैंने इसकी जो प्लेस है और जो अथॉरिटी है वो कवर नहीं करवाई है, क्योंकि वो अपन स्टेप बाय स्टेप आगे रीड करेंगे कि कौन सा बच्चा कौन से अथॉरिटी में जाएगा और कौन सा बालक है जो कौन से घर में रहेगा, ठीक है। एक बार मैं आपको नंबरिंग दोबारा बता देती हूँ कौन कौन सी डेफिनेशन जो आपको बहुत ही अच्छे से रीड करनी है। देखिए, धारा 2 का क्लोज 1, इसमें एक तो परित्यक्त बालक की डेफिनेशन आपको अच्छे से करनी है, अभ्यर्पित बालक की करनी है, बालक है, किशोर है, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है, प्रोटेक्शन वाला बालक है, ठीक है। 6 डेफिनेशन तो आपकी है। 7वीं डेफिनेशन आपको अडॉप्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आफ्टर केयर आपको अच्छे से देखनी है, भीख मांगना अच्छे से देखनी है। 8वें बालक का सर्वोत्तम हित देखना है। बालक के सर्वोत्तम हित के बाद में आपको देखना है बालक हितैषी देखनी है, धारा 2 का क्लोज 15। बालक न्यायालय देखना है, 2 का क्लोज 20। बालक ये न्यायालय देखना है 23 में। शारीरिक दंड जो है वो देखना है 24 में। इसके बाद में इसके अलावा सेक्शन ये धारा 2 का क्लोज 10 बताता है बोर्ड के बारे में और 22 बताता है कमेटी के बारे में। आप यहाँ से इनके नंबरिंग याद रखना, ठीक है। इसके बाद में मोस्ट डेफिनेशन है इसके जो अपराध है इनके नेचर है, घृणित अपराध है 2 के 33 में। फिर इसका लघु अपराध है यहाँ पे 2 का क्लोज जो 45 और गंभीर अपराध है 2 के क्लोज 54 में, ठीक है। ये तीनों ऑफेंस देखने हैं। अनाथ वाले की डेफिनेशन यहाँ पे 42 में, तो देखिए ये अच्छे से करने हैं अपने को। और अनाथ के बाद में यहाँ पे अपने को देखना है अभ्यर्पित बालक, धारा 2 का क्लोज 60 है, ठीक है। और फिर देखना शब्दपद। तो इसकी मोस्ट डेफिनेशन इतनी ही है। आगे अपन इसकी अथॉरिटी, इसकी जो भी बोर्ड है, कमेटी के बारे में, इसके जो भी प्लेस दे रखे हैं उनके बारे में, और अडॉप्शन क्या है, इस एक्ट के अंदर ऑफेंस की नेचर क्या है, कौन कौन से ऑफेंस है, क्या पनिशमेंट मिल रहा है, उन सब के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।